हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ ग्रेविटेशन इस लेसन का लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इस टॉपिक को कवर करेंगे। अब ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये न्यूटन ने डिराइव किया था। तो न्यूटन ने किस बेसिस पे डिराइव किया था वो समझेंगे। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है उसको समझेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे और धीरे धीरे करके इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला हम क्या करेंगे, बेसिक चीजें समझेंगे जहां पर हम देखते हैं कि लीनियर मोशन क्या होता है। तो लेट्स से यहां पर हम एक लाइन खींच रहे हैं। अब ये लाइन ये है, समझो कि एक रास्ता है, एक स्ट्रेट पाथ यानी कि रास्ता है। यहां एक पर्सन है, इधर ये ए पॉइंट पे रुका हुआ है, इसको पहुंचना है बी पॉइंट पे। तो ये दौड़ते हुए यहां पहुंच गया, ठीक है। तो जब वो इधर से इधर गया तो कुछ तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड किया। डिस्प्लेसमेंट को हम बता रहे एक्स है, कुछ जगहों पे डिस्प्लेसमेंट को एस से भी बताते हैं। तो एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर्ड किया। अभी देखो शुरुआत में टाइम कितना रहा होगा, 0। जब वो यहां पहुंचा तब टाइम कितना होगा, 5 सेकेंड का टाइम हो गया। मतलब जो चेंज इन टाइम आ रहा है, चेंज इन टाइम कितना आ रहा है, t2 माइनस t1, यानी कि ये आ रहा है 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड का टाइम हो गया, मतलब 5 माइनस 0 5 सेकेंड। जो भी डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके यहां तक बना है, कुछ तो डिस्प्लेसमेंट, शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट कितना रहा होगा, x1 0 है। जब वो यहां पहुंचा तब इधर कितना रहा होगा, मान के चलो 10 मीटर है। मतलब पूरा चेंज इन लेंथ कितना रहा होगा, dx इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1। मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जो है वो 10 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 10 मीटर हो गया, राइट। तो अब वो पर्सन दौड़ रहा है, शुरुआत में एक जगह पे रुका था, अब दौड़ते हुए आगे गया। तो कुछ तो डिस्प्लेसमेंट में, लेंथ में चेंज हुआ है। दैट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज द वेलोसिटी। क्या है, वेलोसिटी। देखो ये जो पर्सन दौड़ते हुए जा रहा है ना, ये जो मोशन कर रहा है इसे कहते हैं लीनियर मोशन, क्योंकि अलोंग द स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो ये हो गया लीनियर मोशन, दिस इज लीनियर मोशन। तो उसमें जो भी वेलोसिटी बन रही है वो क्या है, लीनियर वेलोसिटी। अब जरा देखो, शुरुआत में उसकी जो भी वेलोसिटी रहा होगा वो कितना रहा होगा, लेट से मान के चलता हूं 0 रहा होगा। जब वो यहां पर पहुंचा तब उसकी वेलोसिटी कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। देखो अभी इसका यूनिट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में होता है, टाइम सेकेंड में होता है, मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट हो गई। तो अब यहां पर कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, देखो v2 माइनस v1, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी जो है वो 10 माइनस 0 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड हो रहा है। तो जो भी वो वेलोसिटी चेंज किया है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, पहले 0 स्पीड से जा रहा था, अब इतना आ गया स्पीड। मतलब जो भी वेलोसिटी में चेंज कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज द एक्सेलरेशन। और ये कौन सा एक्सेलरेशन है, यह है लीनियर एक्सेलरेशन, क्योंकि ये जो मोशन हो रहा है वो अलोंग द स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। लीनियर एक्सेलरेशन, स्ट्रेट मोशन होगा तो लीनियर समझो, तो लीनियर एक्सेलरेशन। इससे क्या समझा कि जब वेलोसिटी में कुछ चेंज होता है, वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है, चेंज हो रही है, तो उसके पास क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। इतना तो पक्का समझा। चलो एक्सेलरेशन को यहां पर थोड़ी और डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे मान के चलो कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसको है ना, ये हाइट पे रखा है मैंने, यहां पर रखा है। तो अब इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगा, 0 होगा। मतलब ये ऑब्जेक्ट अभी यहां पर है और इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है, 0, ठीक है। और अभी रिलीज नहीं हुआ है, अभी भेजा नहीं, तो टाइम कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। लेकिन अगर मैं यहां से इसको छोड़ देता हूं, क्या करता हूं, छोड़ देता हूं, तो अगर छोड़ दूंगा तो देखो ये नीचे आ जाएगा और अर्थ के सरफेस पे गिरेगा। तो जब छोड़ने के बाद वो नीचे यहां पहुंचा, तो इधर से नीचे आते वक्त उसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी और फाइनल वेलोसिटी हमने यहां पर देखा 10 मीटर पर सेकेंड। और यहां से यहां तक आने में जो टाइम लग गया वो टाइम कितना है, 5 सेकेंड।
तो अब इसका एक्सेलरेशन कैसे निकालें? एक्सेलरेशन हमने क्या बताया, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कैसा निकाल रहे, v2 माइनस v1, फाइनल वेलोसिटी माइनस स्टार्टिंग का वेलोसिटी। चेंज इन टाइम क्या है यहाँ पर, फाइनल टाइम माइनस स्टार्टिंग का टाइम, तो t2 माइनस t1। इधर अगर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो जरा देखो v2 कितना आ रहा है 10, v1 कितना है 0, ये है 5 माइनस 0, यानी कि ऊपर आएगा 5 अपॉन 2, यानी कि a इज इक्वल टू कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट कैसे बनता है, देखो वेलोसिटी का यूनिट क्या है, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, यहाँ कहीं दिखा दे, इधर दिखा दे। वेलोसिटी है, इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड अपॉन नीचे सेकेंड है, तो ये क्या होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो गया। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गए। और ये जो ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है इसे हम क्या पढ़ते थे, इसे पढ़ते थे फ्री फॉल। क्या ये फ्री फॉल, मतलब ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग हो रहा है, इस पे मैंने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, मैंने बस हाथ निकाल दिया, अपने आप गिर रहा है। क्यों गिरता है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा था। समझ में आ गया। अच्छा एक काम करते हैं, हम एक काम यहां से ना ऊपर भेजेंगे, नीचे से ऊपर। सोचो अभी ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो अभी इसकी वेलोसिटी कुछ है नहीं, सॉरी कुछ है नहीं, अभी रहेगा। देखो टाइम कितना है यहाँ पर 0। अब मुझे बताओ मैं नीचे से ऊपर फेंकूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब मैं इसको वेलोसिटी दूंगा तभी तो ऊपर जाएगा, वेलोसिटी दूंगा तभी तो ऊपर जाएगा, मतलब मैं इसको वेलोसिटी दे रहा हूं। मान के चलो कि मैंने यहां वेलोसिटी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी, तो अब मैं इसको ऐसे ऊपर फेंक रहा हूं, तो नीचे से ऊपर जा रहा है। अभी नीचे से ऊपर गया 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 और यहां पहुंच गया। शुरुआत में मैंने तगड़ी वेलोसिटी दिया, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे वो यहां पहुंच गया उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। और टाइम तो कभी 0 नहीं होता है, टाइम तो बढ़ता रहता है। अब वो यहां से जब यहां पहुंचा तो फाइनल टाइम कितना हो गया, फाइनल टाइम हो गया 5 सेकेंड। अभी एक्सेलरेशन निकाल के देखो, फॉर्मूला क्या रहेगा, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो a इज इक्वल टू v2 कितना है 0 माइनस v1 10 अपॉन यहाँ पर देखो 5 माइनस 0, यानी कि ये आ गया माइनस 10 अपॉन 5, यानी कि -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। देखो दोनों जगह पे है ना एक्सेलरेशन आपको सेम दिख रहा है, लेकिन एक जगह पे आपको नेगेटिव दिख रहा है, एक जगह पे आपको पॉजिटिव दिख रहा है। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो शुरुआत में नीचे आ रहा था तो ऑब्जेक्ट खुद नीचे आ रहा है, उसकी वेलोसिटी नीचे बढ़ रही थी। हमारी जो अर्थ की ग्रेविटी है वो नीचे काम करती है और ये ऑब्जेक्ट भी नीचे ही आ रहा है, तो ग्रेविटी के साथ में डायरेक्शन में आ रहा है पॉजिटिव। इधर क्या हो रहा है, ग्रेविटी नीचे काम कर रही है और ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, मतलब इसकी डायरेक्शन ऊपर, ग्रेविटी नीचे, ऑपोजिट डायरेक्शन है। इसकी वजह से इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही थी, इसलिए वैल्यू नेगेटिव। मतलब ये ग्रेविटेशन के साथ ही ऑपोजिट डायरेक्शन में और ये सेम डायरेक्शन। इसमें वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यानी कि इसमें एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है और इसमें एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। चलो एक्सेलरेशन की कहानियां समझ में आ गई, ये सारी बेसिक बातें समझ में आ गई। तो अभी हम ये देखते हैं कि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन बताने वाले हैं वो किस बेसिस पे बताया उन्होंने, क्यों वो फॉर्मूला को स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कहते हैं, वो सारी बातें समझेंगे। पहले इसको हम हटा लेते हैं। देखो सबसे पहली बात तो अभी ये समझेंगे कि लेट स्टार्ट। देखो हमारे पास ये अर्थ है, ठीक है, हमारा अर्थ है, अर्थ का ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है, अर्थ का क्या है ये सेंटर पॉइंट। अर्थ का पूरा मास
इस सेंटर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी कि अर्थ का मास यहां पर है। अब अर्थ जो होता है वो किसके फॉर्म में होता है? स्फेरिकल शेप में होता है, यानी कि स्फीयर के फॉर्म में होता है। अब यहां से लेके यहां तक जो होगा ये अर्थ का रेडियस होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? अर्थ का रेडियस। अब अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पे यहां पर है मून। चलो एक काम को थोड़ा आगे लेता हूं। कुछ हाइट पे यहां पर कौन है? मून है। मून मतलब अपना चंदा मामा, ठीक है। तो जो मून का मास है उसे हमने स्मॉल m से बताया। अब उस मून का जो डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से लेके यहां तक, इस डिस्टेंस को हम क्या बताएंगे? स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे। और मून अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है, ऐसे घूम के आता है वो, है ना। इस तरह क्या करता है? घूमते हुए आता है। अब मून कुछ वेलोसिटी से क्या कर रहा होगा? जा रहा होगा। तो जो भी वेलोसिटी का डायरेक्शन है मैं इसको इस तरह बता दिया। अब ये मून क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है अर्थ के अराउंड में। अब देखो ये जो अर्थ का रेडियस है, अर्थ का रेडियस जो होता है वो जनरली 6400 किलोमीटर होता है, बट कुछ जगह पे यहाँ पर 6378 किलोमीटर भी लिखा रहता है। हम एक्चुअल में ये रहता है, लेकिन हम एवरेज में ये लिख के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये जो मून है ना, यहाँ पर मून का डिस्टेंस अर्थ के इस सेंटर पॉइंट से लेके इधर तक, जो मून का डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, वो डिस्टेंस कितना है? r इज इक्वल टू 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर है, इतना है। और ये मून अर्थ के अराउंड ऐसे पूरा रिवॉल्व करके यहां आने के लिए, यानी कि 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए ये जो मून है वो कितना टाइम लेता है? 27.3 डे, इतना दिन लगाता है। यानी कि मून एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए इतना टाइम लगाता है। तो जो टाइम है मून कंप्लीट करने का टाइम वो कितना है? 27.3 डेज। तो 27.3, एक दिन को लगते हैं 24 घंटे, यानी कि 24 आवर्स। नाउ 27.3 हर आवर के लिए लगते हैं 60 मिनट। नाउ 27.3 इंटू 24 इंटू 60, हर मिनट के लिए लगते हैं 60 सेकेंड। यानी कि ये जो मून है पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए इतना टाइम लगाएगा। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो ये रहेगा, राइट। यहां से कितने डिस्टेंस के दूर पे? r, और इतना किलोमीटर के दूर पे है। अब क्या करता है ये जो अर्थ है, ये मून के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता है सेंटर की तरफ, और उसको सर्कल में घुमा रहा है। तो ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ काम करे और सर्कुलर मोशन रिवॉल्व कराए, उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। ये हम ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़े थे। तो जो सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला है वो था mr²। m क्या है? मास ऑफ द मून। r क्या है? डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। और ओमेगा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी। अब एक याद रखो, जब लीनियर मोशन करता है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां जा रहा है, समझो सीधा जा रहा है, तो उसकी लीनियर वेलोसिटी को v से बताते हैं। लेकिन अगर यही पर्सन अगर सर्कल में घुमा ऐसे, तो इसकी वेलोसिटी को हम ओमेगा से बताते हैं। और आप 12th में आके पढ़ोगे, वहां पर रिलेशन क्या देखोगे? v इज इक्वल टू है ना r ओमेगा होता है। अगर ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस r है समझो, तो r ओमेगा होता है। समझ में आ रही है मेरी बात? और पूरा एक चक्कर काटने के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम का फॉर्मूला है 2π/ω होता है ऐसे। तो ये आप 12th में आके पढ़ोगे, फिलहाल सिर्फ इतना समझ के रखो। तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स है, जिस फोर्स से ये अर्थ क्या कर रही है? मून को अपनी तरफ खींच रही है और सर्कल में घुमा रही है। तो मून और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है।
और ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज अ सेंट्रीपेटल फोर्स काम करके इसको घुमा रहा है। लेकिन जनरली न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से हम हमेशा क्या पढ़ें, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब ये अर्थ इस मून के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रही है, पुलिंग फोर्स एग्जर्ट कर रही है, तो उस फोर्स का जनरल फॉर्मूला ये होना चाहिए था, क्योंकि हमने फोर्स का जनरल फॉर्मूला यही पढ़े न्यूटन्स के 3 लॉ से, राइट। तो जो न्यूटन का सेकेंड लॉ वो ये बताता है। तो अगर ये फोर्स इधर सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम कर रहा है तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स है, तो एक्सेलरेशन भी सेंट्रीपेटल होना चाहिए, क्योंकि मास तो मास है, वो तो कांस्टेंट होता है कि नहीं। तो ये मास ऑफ द मून है। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो इसके देखो ये दोनों का लेफ्ट साइड सेम है, तो इसको हम यहाँ पुट कर सकते हैं। मतलब ये हो जाएगा कि मास इनटू सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मास ऑफ द मून आर ओमेगा स्क्वायर। इसमें देखो ये दोनों चले गए, तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, आर ओमेगा स्क्वायर। ये होना चाहिए, बराबर, कोई दिक्कत। तो ये हो गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। लेकिन अभी देखो अगर मून यहां से एक चक्कर काट के इधर आता है तो उसके लिए जो टाइम पीरियड लगेगा वो टाइम कितना लगेगा, इतना लगेगा। लेकिन टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2π/ओमेगा। तो अगर ओमेगा को मैं यहां भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा, 2π/T हो जाएगा। तो इसमें लाके अगर हम पुट कर दें, चलो अब ये क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन है, यानी कि घुमाने वाला एक्सेलरेशन, राइट। तो एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, फॉर्मूला आ रहा है। आर ओमेगा क्या है यहाँ पर, 2π/T इसका होल स्क्वायर है। तो a इज इक्वल टू आर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। अभी देखो ये तो क्या था, यहाँ पर टाइम पीरियड था। दूसरा देखो आर आपको दिख रहा है, आर कितना है इधर, आर यहाँ पर है, आर इज इक्वल टू 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर है। 3.85 इंटू 10⁵, आपको पता है 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर हो जाता है, यानी कि 1 किलोमीटर मतलब 1000 की जगह पे 10⁻³ लिख सकते हो। तो किलोमीटर जहां देखिए वो इधर लिख सकते हो, तो किलोमीटर की जगह पे 10⁻³ मीटर लिख दिया मैंने, ये हो गया आर। तो अब अगर आप इसमें पुट करोगे a इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है, यहां से लेके यहां तक आर की वैल्यू इतनी, यानी कि 3.85 इंटू 10⁻, देखो ये दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा, ये 3.85 इंटू 10⁻5 + 3 8 मीटर है ना। तो यहां पर देखो r 10⁻8 हो जाएगा, 4π² रहने दो। अब पाई का वैल्यू भी पता है कितना होता है, 3.14 या 142 पाई का स्क्वायर। टाइम कितना लग रहा है यहां से घूम के इधर तक आने के लिए, जो टाइम है वो है 27.3 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, ये टाइम है। और यहाँ पर t स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर लिया। अभी देखो जो एक्सेलरेशन है ये मीटर में है और ये किस में, सेकेंड में, मतलब यूनिट क्या रहेगा, मीटर। टाइम का स्क्वायर है ना, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को, मतलब ये हुआ कि अगर इस मून को ये अर्थ अपनी तरफ खींचता है, खींचेगा तो मून नीचे आके गिरेगा, एग्जाम्पल के लिए गिरना चाहिए। तो जब मून अर्थ के ऊपर आके गिरेगा तो कितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, इतने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। उसको घुमाने के लिए एक्सेलरेशन लग रहा है ना। अब अगर उसके ऊपर ये अर्थ फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो वो नीचे आएगा, तो इतनी एक्सेलरेशन से नीचे आना चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात, यानी कि हम बोल सकते हैं कि दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ द मून 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहाँ तक, है ना? समझ में आ रही है? पक्का? देखो इससे पहले हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट रखे थे, हमने छोड़ दिया, तो अर्थ ने क्या किया, इसे खींच लिया। तो ये कितने एक्सेलरेशन से आ रहा था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो मैंने नंबर लेके आपको इससे पहले समझाया था। मतलब क्या हो रहा है, कुछ वेलोसिटी से ये नीचे आएगा, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या है, एक्सेलरेशन। मतलब कुछ रेट ऑफ वेलोसिटी से ये नीचे आएगा, दैट मीन्स एक्सेलरेशन बनाते हुए आएगा। तो मून नीचे कितने एक्सेलरेशन से आएगा, इतने एक्सेलरेशन से आएगा। समझ में आ रही? अब अगर सोचो, लेट से कि अभी मून नहीं ले रहा हूं मैं, ये तो मून का डिस्टेंस हो गया, राइट? तो ये क्या है, मून का डिस्टेंस है। अब मान के चलो कि यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, छोटा सा ऑब्जेक्ट, अर्थ के सरफेस पे थोड़ा सा ऊपर है, बहुत दूर पे नहीं है, अर्थ के सरफेस से थोड़ा सा ऊपर इधर है, ठीक है। अब इसका जो मास होगा, इसके मास को मैं m डैश बताता हूं, क्योंकि पहले वाला m से बताया तो ये थोड़ा अलग दिखना चाहिए, तो m डैश से बताया। अब इसका डिस्टेंस कहां पर है, देखो इतना डिस्टेंस के दूर पे, मतलब अर्थ के रेडियस के उतना ही है, अर्थ के सरफेस से बहुत ऊपर नहीं है, बस थोड़ा सा ऊपर है। अब थोड़ा सा ऊपर है मतलब अर्थ का जो रेडियस है ना, उसके उतना ही, देखो ये जितना रेडियस रहेगा उतना ही पकड़ के चलेंगे, ये इतना, इसको हम r डैश बता लेंगे। तो अगर मुझे ये ऑब्जेक्ट को, जैसे एग्जांपल लेता हूं, इसका बता रहा हूं, अब मैं जमीन के ऊपर रखा है इसको, बराबर, कितना डिस्टेंस के ऊपर होगा, 1 मीटर 2 मीटर के ऊपर होगा। तो अर्थ की रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर, या फिर इतना किलोमीटर है, इतना किलोमीटर है क्या, ठीक है। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस के थोड़े ऊपर रखा है और छोड़ दूंगा, तो ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, इसका जो एक्सेलरेशन बनेगा, कैसा निकालेंगे इसका एक्सेलरेशन, देखो यहां लेते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने छोड़ दिया समझो, तो जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आएगा। आपको पता है गैलीलियो पहले बता दिया था, गैलीलियो ने पहले ही बता दिया था कि अगर वैक्यूम मीडियम है और सेम हाइट से आप ऑब्जेक्ट को छोड़ते हो, तो जितनी एक्सेलरेशन से ये आएगा ना, उतनी एक्सेलरेशन से आएगा, और दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं पहले बता रहा हूं, अर्थ के सरफेस से बहुत ऊपर नहीं, हजारों किलोमीटर के ऊपर की बात नहीं कर रहा हूं, बस थोड़े सरफेस पे, थोड़े हाइट पे, समझा क्या? अगर आप वहां से छोड़ दोगे तो सेम स्पीड से नीचे आता है, यानी कि सेम एक्सेलरेशन से नीचे आता है। एक बात याद रखो, वेलोसिटी बोल रहा हूं मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है मतलब एक्सेलरेशन कम हो रही है, यानी कि वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो ये एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। तो अभी हमें पूरी स्टोरी में इतना याद रखना है, अगर यहां से मून नीचे आता है तो उसका एक्सेलरेशन ये होगा, अगर अर्थ के सरफेस के थोड़े हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने छोड़ दिया और वो नीचे आएगा, तो इतनी एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। और इन दोनों का अगर हम रेशियो करते हैं, यानी कि ए ऑब्जेक्ट अपॉन ए मून, इन दोनों का अगर हम रेशियो करते हैं, समझो इन दोनों का क्या करेंगे, रेशियो करेंगे। तो अगर इन दोनों का रेशियो करते हैं तो देखो यहां पर 9.8 अपॉन 0.0027, तो जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3600 आएगा। मतलब क्या हो रहा है, देखो ए ऑब्जेक्ट अपॉन ए मून, यानी कि मून का एक्सेलरेशन और ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 3600, मतलब ये 60 का स्क्वायर आ रहा है। अगर आप 60 का स्क्वायर करोगे तो जो आंसर है वो ये आएगा। इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? यहां तक समझ में आ गया ना? थोड़ा आगे देखो, इसको हटा लेते हैं। अब जरा देखो,
ये तो यहां पर वैल्यू हो गया। अब लेट से मैं यहां पर एक वैल्यू निकालता हूं, जैसे कि इधर से लेके इधर तक ये मून का डिस्टेंस कितना है, आर इतना दिया गया है, राइट। और यहां से लेके यहां तक जो रेडियस है, रेडियस ऑफ दी अर्थ है, वो कितना है 6378 किलोमीटर है, कुछ जगह पे 6400 किलोमीटर है। तो यहां पर हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेने वाले हैं। तो अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस के थोड़े ऊपर रखा हूं, तो उसका जो डिस्टेंस बनेगा वो क्या है, आर डैश। और आर डैश कितना होगा, 6378 किलोमीटर होगा। मतलब अर्थ का जो रेडियस है उसके उतना होगा, उससे थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन अर्थ के रेडियस के सामने वो जो ऊपर का छोटा सा डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, अर्थ के सरफेस से लेकर ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है यहां से, वो बहुत छोटा रहता है। तो ये ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो इतना हो जाएगा, ठीक है। मैं बार बार के लिख दे रहा हूं, किलोमीटर। तो हम क्या बोल रहे हैं इधर, डिस्टेंस ऑफ मून, डिस्टेंस ऑफ द मून, मून का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ कितना है, ये आ रहा है 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर है, बराबर 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर है। और ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो कितना रहेगा, इतना। यानी कि इधर हम बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ कितना है, ये आ रहा है 6378 किलोमीटर आ रहा है। जरा एक काम करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर ले। ऐसे करके क्या करेंगे, हम डिवाइड कर लेते, रेशियो कर लेते। तो इन दोनों का जब रेशियो करोगे, यानी कि ये ऊपर वाला आ रहा है डिस्टेंस ऑफ मून, शॉर्ट में लिखता हूं डिस्टेंस ऑफ मून, और नीचे वाला क्या है यहां पर, ये आ रहा है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। मीनिंग समझ रहा है, मून यहां पर है, उसका डिस्टेंस यहां से लेके इधर तक आर हो गया, और ऑब्जेक्ट यहां पर है, उसका डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक आर डैश हो गया। और ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो अर्थ के रेडियस के बराबर होगा, राउंड फिगर, ठीक है। क्योंकि अर्थ के रेडियस से थोड़ा सा ऊपर है, तो हम अर्थ का रेडियस ही पकड़ते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम यहां पर देखेंगे तो इन दोनों को सॉर्ट आउट करेंगे, तो जो वैल्यू आएगा वो आएगा 60। अब ये किलोमीटर किलोमीटर कट जाते हैं, बाकी सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 60। और ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रहा है, एग्जैक्ट नहीं आता, अप्रोक्सीमेट आता है। तो कितना आ रहा है 60 आ रहा है। इससे क्या समझा, देखो अगर मान के चलो कि इन दोनों की तरफ मैं स्क्वायर करता हूं, अभी अप्रोक्सीमेटली इसको भी इक्वल ले लेता हूं। अगर मैं इधर स्क्वायर कर लेता हूं तो इधर भी क्या करूंगा, स्क्वायर। यहां पर स्क्वायर किया तो यहां पर भी स्क्वायर। और जरा देखो दोनों मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड, इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड दोनों सेम सेम है। अगर ये दोनों सेम सेम है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ए ऑब्जेक्ट अपॉन ए मून, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ द मून और एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, यहां क्या आ रहा है, डिस्टेंस ऑफ मून अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, इसका होल स्क्वायर होगा। क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। अब और आगे बढ़ते हैं और अभी गहराई में पहुंचते हैं, मीनिंग समझते, देखो क्या होगा। अब इससे एक बात तो पक्का समझ में आ रहा है कि ए ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन और मून का एक्सेलरेशन, यहां पर देखो क्या आ रहा है, इधर डिस्टेंस ऑफ मून। अब ये स्क्वायर इसको भी लगेगा, तो ये इसको स्क्वायर लग गया, और ये वाला स्क्वायर इसे भी लगेगा, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको भी स्क्वायर लगेगा। इससे क्या समझ में आ रहा है
कि एक्सेलरेशन का देखो, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन और यहां पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये देखो ये कैसे यहां पर यहां पर इनवर्सल है। अब अगर एक बढ़ता है एक कम होता है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, सामने सामने रहेगा तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, अगर ऐसे क्रॉस में रहेगा तो इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, उसका स्क्वायर। क्या समझ में आ रहा है? एक्सेलरेशन of the object is inversely proportional to the square of the distance of the object। जो भी उसका डिस्टेंस है उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब a is inversely proportional to the, उसका डिस्टेंस कितना था, r डैश का स्क्वायर, r डैश का स्क्वायर। ये किसका है, ऑब्जेक्ट का है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल पता है ना, एक बढ़ता है तो दूसरा कम होना चाहिए। जैसे हमको पता है कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, मतलब अगर a इंक्रीज होगा तो b भी इंक्रीज होगा, a और इंक्रीज b और इंक्रीज, a डिक्रीज तो b डिक्रीज, a डिक्रीज तो b डिक्रीज। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं ना इसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर इनवर्स रहेगा तो कैसा लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, a बढ़ेगा तो b क्या होगा, कम होगा, और अब b बढ़ेगा तो a कम होगा। इसका एग्जाम्पल क्या लेके समझ सकते हो, जैसे अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है तो खरीदने की डिमांड कम हो जाती है। प्राइस बढ़ेगा तो कम खरीदेंगे, प्राइस और बढ़ गया तो और कम खरीदेंगे। लेकिन अगर प्राइस कम हो गया तो ज्यादा खरीदेंगे, प्राइस और कम ज्यादा परचेस। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, प्राइस इंक्रीज परचेस डिक्रीज, प्राइस इंक्रीज परचेस डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज परचेस इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज परचेस इंक्रीज। इसे कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन कब ज्यादा रहेगा, जब ये आर कम होगा। इससे एक बात समझ में आ गया कि अर्थ के सरफेस से जितना पास में रहोगे उतनी स्पीड से आओगे, और अर्थ के सरफेस पे अब स्पीड से आओगे का मतलब क्या होगा, ग्रेविटी की बात चल रही है। जितना पास में रहोगे उधर उतना ज्यादा ग्रेविटी बनेगी, और बहुत दूर पे हो तो उधर ग्रेविटी कम हो जाएगी। इसलिए मून जो है, मून अर्थ के सरफेस से बहुत दूर पे है तो वहां पर ग्रेविटी बहुत कम है, और अर्थ के सरफेस पे जो ग्रेविटी है वो ज्यादा है। अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी कितना पढ़ते हैं हम, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पढ़ते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? लेकिन जब मून पे देखोगे तो वहां पर ग्रेविटी बहुत कम रहेगी। हमारा वेट अर्थ के सरफेस पे जितना है ना, उधर जाने के बाद 1/6 पार्ट हो जाता है। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, एनीहो आप इतनी बातें तो समझ चुके होंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं कि देखो यहां पर क्या समझ में आ रहा है कि a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो लेट से ये अपना अर्थ है और यहाँ सेंटर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये अर्थ का मास है और यहाँ से लेके यहाँ तक उसका रेडियस है। अब यहाँ से लेके यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट होगा और इसका मास m है। अब ये स्पेशली मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। किसका, ऑब्जेक्ट। ये हो गया, ये वाली कहानी खत्म। अब यहाँ देखते हैं। तो देखो अर्थ ने इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया, अर्थ ने ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या किया, फोर्स एक्सर्ट किया। तो फोर्स जो एक्सर्ट करेगा, अब आपको पहले बताया कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है जनरली। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब आपको ये भी पता है कि ये एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जो भी उसका डिस्टेंस है। देखो यहां इसका ये नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन बनेगा, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी, जो भी उसका डिस्टेंस है उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब अर्थ ने इस पे फोर्स एक्सर्ट किया है, अर्थ इस पे फोर्स एक्सर्ट किया है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। कौन किस पे एक्सर्ट किया है,
इस पे एग्जर्ट हुआ है, जिस पे एग्जर्ट हुआ है उसका मास होना चाहिए। तो देखो यहां पर क्या, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना, कैसे प्रोपोर्शनल, मास एक्सेलरेशन कितना रहेगा 1/r², यानी कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू दी m/r² हो गया। अब ये इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो ये भी इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, मतलब ये इसको खींच रहा है, अर्थ ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, तो ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। अगर ये इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, F = ma होना चाहिए। अब जिस पे एक्सर्ट हो रहा है उसका मास आना चाहिए। अब प्रोपोर्शनल लिखेंगे हम, तो यहां पर प्रोपोर्शनल m, यहां क्या है ये a क्या होता है r², 1/r²। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है r है, तो r²। समझ में आ रही है मेरी बात? देखो अगर ये इस पे एक्सर्ट करेगा तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा, और ये इस पे एक्सर्ट करेगा तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा। बराबर कि नहीं? यहां पर क्लियर हो रही मेरी बात? कोई दिक्कत? अब होता यूं है कि ये दोनों भी है ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमेशा एक्शन का रिएक्शन होना चाहिए। तो ये इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा तो ये भी इस पे एक्सर्ट करेंगे। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बताता है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स एक्सर्ट होगा आपस में। तो इसका मतलब क्या होगा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोनों का, ये m/r²। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर ये अर्थ ने इस पे एक्सर्ट किया तो क्या बनता, ये वाला बनता। अगर ये इस पे एक्सर्ट किया तो क्या बनता, ये वाला बनता। क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ क्या बताए, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो दोनों का क्या हो रहा है, एक्शन रिएक्शन हो रहा है, तो दोनों कंबाइन करके ये बन गया। तो अभी न्यूटन ने यहां पर बताता है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और वो ये बताते हैं कि दुनिया में जितनी भी ऑब्जेक्ट है, हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करता है। हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्ट करता है। दूसरा वाला ऑब्जेक्ट पहले वाले को अपनी तरफ खींचता है, पहला वाला दूसरे वाले को अपनी तरफ खींचता है, और इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। पूरी दुनिया में हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स रहेगा, और इसी को कहते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो अब यहां पर आपको देख के समझ रहा है, अर्थ और ये ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रहा है। समझ में आ रही है? इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कैपिटल एम स्मॉल एम, जिन जिन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है वो दोनों लेंगे, और इन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करेंगे। समझ में आ रही? तो अब हमारा टॉपिक बनेगा न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो यहां हम समझते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने कहा कि हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करता है। तो मान के चलो इधर एक ऑब्जेक्ट है और इधर एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m1, इसका मास है m2। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, इसके अंदर भी बहुत सारे एटम्स यानी कि पार्टिकल्स होंगे। इसका हर एक पार्टिकल दूसरे ऑब्जेक्ट के हर एक पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, r डिस्टेंस। तो ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्ट होगा। दैट अट्रैक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी
प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इन दोनों के मासेस को प्रोडक्ट करना पड़ेगा, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स एग्जर्ट करेगा वो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब अगर प्रोपोर्शनलिटी सिंबल दोनों जगह पे आ रहे हैं तो देखो m1 m2 अपॉन ये वाला क्या r स्क्वायर, ये नीचे आ रहा है ना तो r स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी सिंबल निकल कर एक कांस्टेंट आएगा m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये जो कांस्टेंट है इसे कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। समझ में आ गया? ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ये जो g है, g को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। अगर इसका फॉर्मूला बनाना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो एफ आर स्क्वायर, m1 m2 नीचे आ गया। अब फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ये तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब लेंथ हो गया, लेंथ का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट मास है, मास इंटू मास क्या रहेगा केजी, तो केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और जो इसकी वैल्यू होती है वो होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होगी। इसका अगर हमें डायमेंशन निकालना है तो देखो फोर्स का डायमेंशन होता है L1 m1 t-2, ये लेंथ है तो इसका L2 होगा, ये मास है, ये भी मास है तो इधर क्या होगा m2 हो जाएगा, इसका m1 इसका m1 m2 हो जाएगा। अब अगर इसका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन देखें तो ये 1 कितना हो जाएगा L3 हो जाएगा। ये m2 ऊपर आएगा तो m-2 हो जाएगा, ऊपर आने के बाद क्या हो जाएगा m-2। ये देखो ये m यहाँ पर लिख लिया, -2 + 1 कितना होगा -1, और ये हो जाएगा t-2। तो ये है उसका डायमेंशन। समझ में आ गया? ये है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये कैसे आया अभी अभी आपको मैंने इससे पहले बता दिया था। अगर होता क्या है कि देखो ये इसके ऊपर क्या कर रहा है, एक्शन कर रहे हैं, तो ये उसके ऊपर क्या कर रहा है, रिएक्शन करेगा। एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। और कैसा पढ़े थे हमने, इक्वल एंड ऑपोजिट में होता है, जितना ये किया उतना वो करेगा। अब मैंने इससे पहले क्या कहा कि न्यूटन ने ये बताया है कि दुनिया की हर ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स एग्जर्ट करता है, तो फिर दुनिया की हर ऑब्जेक्ट चिपक क्यों नहीं जाते? ऐसे होना चाहिए ना, ऐसे क्यों नहीं चिपकते? क्योंकि जितना एक्शन इसने किया उतना रिएक्शन ये कर रहा है, और अलोंग द सेम डायरेक्शन, अलोंग द सेम लेंथ, इसलिए जितना एक्शन ये करेगा उतना रिएक्शन वो करेगा। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है, तो दोनों अट्रैक्ट होंगे नहीं, पर फोर्स एग्जिस्ट करता है, ये बताता है। समझ में आ गए? अच्छा, इसका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है कि एवरी पार्टिकल ऑफ द मैटर, एवरी पार्टिकल ऑफ अ मैटर क्या करेगी? ये अट्रैक्ट करेगी। अट्रैक्ट किसको? एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर, मतलब इन पार्टिकल्स को क्या करेंगे? खींचेंगे। किससे? विथ अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्या पढ़े हमने? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। प्रोडक्ट मतलब क्या? मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर मासेस। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी square of the distance between them, square of the distance between them। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो बस यही था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये हमने अभी पढ़े मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, अभी हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म में। चलो एक क्वेश्चन यही बना लेता हूँ, क्वेश्चन भी समझा लेते हैं। चलो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर ऐसा बताया कि द फोर्स ऑफ
the gravitational force of attraction between two objects is 1 न्यूटन। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है? 1 न्यूटन। अब यहां पर बोला है कि व्हाट वुड बी द फोर्स ऑफ attraction between these two objects if the distance between them is double। सवाल क्या बोला है? पहले दो ऑब्जेक्ट था, एक ऑब्जेक्ट यहां पर, एक ऑब्जेक्ट यहां पर, इसका मास m1, इसका मास m2। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? मान के चलो r1 है। तो बोल रहा है कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहेगा? तो कैसा निकालोगे आप कैपिटल G लिखोगे, इन दोनों के मासेस को लिखना पड़ेगा m1 m2 अपॉन इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? r1 का स्क्वायर। और वो सामने से खुद ही बोल रहा है कि इनका आंसर आ रहा है 1 न्यूटन। तो अभी वो चाहता क्या है? वो बोल रहा है कि इसको हम दूर सरका लिया इधर, अभी यहां पर लेके आए m1 और इसको लेके गए हम यहां पर m2। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस बनेगा वो r2 होगा और ये वाला r2 पहले वाले से डबल होगा, मतलब 2r1 होगा। तो बोल रहा है कि अभी जो इनके बीच में फोर्स होगा वो F2 कितना रहेगा, निकालो। तो फॉर्मूला कैसा निकालेंगे? F2 इज इक्वल टू कैपिटल G फिक्स है, मास m1 m2 फिक्स है, अपॉन उनके बीच में डिस्टेंस कितना है? r2 है। तो r2 का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखो यहां पर अगर आप r2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? 2r1 का स्क्वायर हो जाएगा। 2r1 का स्क्वायर मतलब 4r1 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये F2 इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन क्या, यहाँ पर r2 स्क्वायर कितना आ रहा है? 4r1 स्क्वायर आ रहा है, 4r1 स्क्वायर। तो देखो हम यहाँ इधर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? देखो यहाँ F2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 साइड हो गया, G m1 m2 अपॉन r1 स्क्वायर, और F2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, इसका आंसर कितना आ रहा है? 1 न्यूटन आ रहा है। तो 1 न्यूटन, यानी कि F2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 4 2 8 4 5 20, तो 0.25 न्यूटन आ रहा है। देखो कितना कम हो गया। इससे क्या समझ में आ रहा है? जब ये दोनों पास में थे तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो 1 न्यूटन था, लेकिन अब ये दोनों डबल डिस्टेंस के दूर पे हो गया, पहले से दोगुना डिस्टेंस के दूर पे आ गए। अब इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कम हो गया, 0.25। पहले 1 न्यूटन था, अभी 0.25। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलो इसका एक वेक्टर फॉर्म पढ़ लेते हैं। देखो अभी हमें समझना है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। कौन से फॉर्म में चाहिए हमें? वेक्टर फॉर्म में चाहिए। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वेक्टर फॉर्म में कैसे होते हैं वो समझते हैं। देखो लेट से मान के चलो कि 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है। यहाँ पर होगा x एक्सिस, इधर होगा y एक्सिस और यहाँ होगा z एक्सिस। ठीक है, अब ये अपना ओरिजिन है, ये z एक्सिस है, ये ओरिजिन है। यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसका मास है m1, समझे? दूसरा यहाँ पर देखो इधर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m2। अब ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ओरिजिन से लेके जो डिस्टेंस बनेगी वो डिस्टेंस है r1 वेक्टर। ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ओरिजिन से जो रहेगा वो है r2 वेक्टर। अब देखो मान के चलो कि ये 5 होगा और ये कितना होगा? 3 होगा, एग्जाम्पल के लिए। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? देखो अगर मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ कि 1 से लेके 2 की तरफ, तो ऐसे बताऊंगा, ठीक है?
तो अब आप इसे क्या बोलोगे, या तो ये r12 वेक्टर बोलो 1 से लेके 2 की तरफ जा रहा है ना, या अगर ऐसा जाएगा तो क्या बोलोगे r21 वेक्टर बोलोगे। ठीक है, अब इतना कहो, इतना समझो कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो कितना है, r डिस्टेंस समझ लो, कितना है r डिस्टेंस, पक्का समझे। अब जरा देखो, अब ये इस पे फोर्स एग्जर्ट करेगा और ये भी इस पे फोर्स एग्जर्ट करेगा, मतलब ये इसको अट्रैक्ट करेगा और पहला वाला दूसरे वाले को अट्रैक्ट करेगा। तो होगा क्या, देखो अगर पहला वाला दूसरे वाले को अट्रैक्ट किया तो वो इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब इसने इस पे फोर्स एग्जर्ट किया है, तो फोर्स एग्जर्टेड ऑन 2 बाय 1, उसका डायरेक्शन इस तरफ रहेगा। एक बात याद रखो, जब मैं फोर्स के बारे में बताऊंगा ना, यहां पर ऐसा लिखा समझो, तो पहला वाला शब्द है ऑन, दूसरा वाला शब्द है बाय। अगर मैं यहां पर ऐसा लिख रहा हूं समझो, तो ये पहला वाला हमेशा ऑन रहेगा, दूसरा वाला क्या रहेगा, बाय। फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1 बाय 2, फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2 बाय 1। तो अगर फर्स्ट वाले ने सेकेंड वाले पे फोर्स एक्सर्ट करेगा तो ऑन 2 बाय 1, और इसने अट्रैक्ट किया है तो इस तरफ रहेगा। समझ में आ रही है। और डायरेक्शन कहां पर होगा, डायरेक्शन 2 से लेके 1 के तरफ होगा, यानी कि जो डायरेक्शन है R2 to 1, 2 to 1 कैप, इस तरफ होगा। और अगर ये इस पे फोर्स एक्सर्ट किया है तो इस तरह आ गया। अगर सेकंड वाले ने पहले वाले को अट्रैक्ट किया, मतलब सेकंड वाले ने पहले वाले को इस तरफ खींचा, तो इस तरफ खींच रहा है, मतलब फोर्स का डायरेक्शन यहां होगा। कहां पर, किस पे एग्जर्ट किया, 1 पे। कौन एग्जर्ट किया, 2 वाले ने, तो बाई 2। कैसे एग्जर्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा। सेकेंड वाले ने पहले वाले को अट्रैक्ट किया है तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि कहां से कहां जा रहा है, 1 से 2 की तरफ। सो R12 कैप, 1 से 2 की तरफ R12 कैप, यहां पर 2 से 1 की तरफ R21 कैप। समझ में आ रही। अब अगर ये डिस्टेंस निकालना है हमें, ये वाला डिस्टेंस, तो कैसे निकालेंगे। अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहते हो, जैसे मैंने ऐसा कहा कि डिस्टेंस ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, तो कैसा लिखेंगे, R21 डायरेक्शन R2 माइनस R1 लिखेंगे। डिस्टेंस ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, मतलब 1 के रेफरेंस से आप 2 का डिस्टेंस निकालना चाहते हो, तो ऐसे होगा। समझा। या अगर आप 1 का डिस्टेंस निकालना चाहते हो विथ रेस्पेक्ट टू 2, यानी कि डिस्टेंस ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, तो क्या लिखोगे इसको, R1 माइनस R2 आ जाएगा। जरा देखो यहां पर आंसर कैसा आता है, चेक करो। ये 5 है, ये 3 है, 5 माइनस 3 कितना आएगा, 2 आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि 5 माइनस 3 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना। इसका देखो ये कितना आएगा, ये कितना 3 है, ये कितना 5 है, 3 माइनस 5 कितना आ रहा है, ये -2 आ रहा है। मतलब क्या समझ में आ रहा है, देखो ये जो डिस्टेंस है दोनों का आंसर सेम है, दोनों का आंसर सेम है। यानी कि ये जो R12 दिख रहा है ना आपको, R12 वेक्टर जो है वो क्या आ रहा है, यहां पर -R21 आ रहा है। चेक करो R21 कितना है, 2 है इधर, तो -2 आ रहा है, देखो -2। या आप ऐसा बोलो R21 चाहिए तो वो कितना रहेगा, -R12 हो जाएगा। चेक कर लो इसमें, देखो R21 है, R21 माइनस R12 कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, मतलब 2, देखो 2 आ रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैसे रहते हैं, सेम सेम रहेंगे, लेकिन एक दूसरे को बस डायरेक्शन वाइज देख रहे हो तो माइनस बताएंगे, ऑपोजिट में रहेगा। ये इधर ऑपोजिट बताने के लिए माइनस आता है। लेकिन अगर आप वैल्यू निकालोगे तो क्या बोलोगे, जस्ट R चाहिए, तो इसका मतलब दोनों का एक काम करो, मॉड निकालो आप, यानी कि R12 का आपका मॉड इज इक्वल टू R21 का आपका मॉड, सॉरी डायरेक्शन, दोनों का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, बराबर आ जाएगा। तो आप इसको क्या बोलोगे, R बोल के मैंने रख दिया है। समझ में आ रही, कोई दिक्कत है। अब न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से हमने क्या समझा, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से हमने ये समझा है
कि अगर ये इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट करता है, ये इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट करता है, तो क्या होगा, ऑन 2/1। आंसर सेम है, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन इनके बीच में कितना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर लो। फर्स्ट वाले ने सेकंड वाले को अट्रैक्ट करेगा तो यही वाला आंसर, सेकंड वाले ने फर्स्ट वाले को अट्रैक्ट करेगा तो भी यही वाला आंसर। सॉरी, अभी मैंने एरो नहीं दिखा रहा हूं, डायरेक्शन नहीं दिखा रहा हूं, क्या रहेगा जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। सेकेंड वाले ने पहले वाले को अट्रैक्ट किया, ये आंसर, पहले वाले ने सेकेंड वाले को अट्रैक्ट किया, ये आंसर। ऑन 2/1 दिस इज, ऑन 1/2 दिस इज। लेकिन हमें वेक्टर फॉर्म में बताना है, हमें वैल्यू नहीं निकालना है, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे बताएं? अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इधर डायरेक्शन चाहिए हमें। डायरेक्शन कहां पर है? देखो इस तरफ है, यानी कि 2 से 1 के तरफ, यानी कि हम इधर क्या लिखेंगे, R21 कैप। अब देखो इस पे देखो यहां पर क्या हो रहा है, ऑन 1/2, ऑन 1/2, तो ये वाले ने इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा है, सेकेंड वाला फर्स्ट वाले पे फोर्स एक्सर्ट करेगा तो ऐसे अट्रैक्ट करेगा, तो 1 से 2 की तरफ, तो R12 कैप, ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। और आपको मैंने पहले बता दिया, अब अगर डायरेक्शन लिखो, इसका देख लो डायरेक्शन भी कैसा लिखोगे, R12 जो है ना वो R21 का ऑपोजिट में है ना, R12 R21 का ऑपोजिट में, तो -R21 बोल सकते हो आप। और R21 जो है ना वो R12 का ऑपोजिट में, R21 जो ये है वो इधर है, वो उधर है, ये इसके ऑपोजिट में है, तो दिस इज द ऑपोजिट ऑफ दिस R12 क्या, ये माइनस क्या बता रहा है, ऑपोजिट बता रहा है। क्या बोल रहा हूं मैं, देखो यहां पर वापस लिखता हूं, देखो सुनो, R21 दिस, R21 क्या इज दी, किसके ऑपोजिट में, इसके ऑपोजिट ऑफ दिस R12 क्या। तो आप चाहिए तो इसको ऐसा लिख सकते हो किसी एक को, देखो दोनों का सेम सेम मेंशन करना है, इधर 21 आ रहा है और माफ करना यहां पर 21 ये है ना, हाँ 2/1 ऑन 2/1, 1 वाले ने 2 पे एग्जिट किया है, ऑन 2/1, और कहां से, 2 से 1 की तरफ, तो 2/1। यहां पर कैसे हुआ है कि ऑन 1/2 ना, यहां पर ऑन 1/2, ऑन 1/2 मतलब इसके तरफ, और कहां से, 1 से लेके 2 की तरफ, तो 1 to 2 क्या। अब ये दोनों एक दूसरे को कैसे हैं, यहाँ पर ऑपोजिट में। अब अगर आप यहां पर लिखोगे दोनों को सेम से मैच करने के लिए R21 क्या, तो क्या रहेगा, -R12 क्या, ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, F12 वेक्टर इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, R12 क्या, R12 क्या ये आ रहा है, इसका आंसर क्या आएगा इधर, -R21 क्या। तो दोनों का आंसर अब कैसे रहेंगे, एक दूसरे को ऑपोजिट में रहेंगे, ये इधर है तो वो उधर है। समझ में आ रही है? ऐसे वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेशन किया जाता है। तो ये हमें समझ में आया है कि अगर दो मासेस है तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कैसे एग्जर्ट होता है, ग्रेविटेशनल और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे रहेगा, ये हमें समझ में आ गया, बराबर। अभी हम क्या करते हैं कि बहुत सारे मासेस को लेके समझते हैं। अब जैसे मान के चलो कि मेरे पास कोई एक हॉलो शेल है, समझो क्या है, शेल है, ये कैसा है, हॉलो शेल है। अब इसमें बहुत सारे मासेस है, एक मास यहाँ पर होगा, लेट्स से एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिया मैंने एक छोटा सा पार्टिकल, इसका मास कितना m1 है, दूसरा पार्टिकल यहाँ होगा, तीसरा पार्टिकल यहाँ होगा। अब इसका मास है m2, इसका मास है m3। देखो ये इधर अट्रैक्ट कर रहा है, ये इधर अट्रैक्ट कर रहा है। अब जितना ये इधर अट्रैक्ट करेगा उतना ये इधर अट्रैक्ट करेगा, तो इधर फोर्स कितना रहेगा, 0। अब यहाँ पर एक चार्ज है, इसका मास कितना है, यहाँ पर m4 है और ये कितना m5 है, समझो। जितना अट्रैक्शन फोर्स ये इधर एग्जर्ट करेगा उतना ये इधर एग्जर्ट करेगा। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स क्या रहेगा, 0। तो इस पे कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं होगा। अब बहुत सारे मासेस लिए हमने, 1 2 3 4 बहुत सारे। मैंने एक हॉलो शेल ले लिया, शेल के सरफेस पे क्या है,
पार्टिकल्स है उनके मासेस कुछ तो होगा, और शेल के सेंटर में हमने एक पार्टिकल रखा, उसका मास m1 होगा। अब जितना ये खींचेगा उतना ये खींचेगा। देखो जितने डिस्टेंस के दूर पे ये है उतने डिस्टेंस के दूर पे ये भी है, तो जितना इधर उतना इधर, रिजल्ट क्या रहेगा? 0। तो इस पे कोई नेट फोर्स एग्जर्ट नहीं होगा, सब लोग खींच रहे, जितना इधर खींचेगा उतना इधर, फिर जितना इधर उतना इधर, नेट फोर्स इसके ऊपर कुछ बनेगा नहीं। समझ में आ रही मेरी बात? यहां तक आने क्लियर है? लेकिन मान के चलो कि लेट से यहां पर एक सॉलिड स्फीयर है समझो, या हॉलो स्फीयर है, और यहां पर है ना इसके ऊपर पार्टिकल्स है, और यहां पर एक छोटा पार्टिकल है, ठीक है? या फिर स्फीयर है समझो, और यहां पर एक पार्टिकल है। अब इधर बहुत सारे पार्टिकल्स है, मतलब स्फीयर के ऊपर इधर एक पार्टिकल है, पार्टिकल पार्टिकल पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल्स। इन सबके मासेस कुछ तो रहेंगे, और ये सारे मिलके इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्ट करने वाले, मतलब खींचने वाले ऐसे। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं, अगर ये प्रॉपर शेप में है तो इसका मास होगा, मान के चलो 2 ग्राम है, इसका 2 ग्राम, इसका 2 ग्राम, इसका 2 ग्राम, 2 ग्राम, 2 ग्राम है। तो पूरे कितने? 1 2 3 4 5 6 हो गए, पूरे मिला के कितने? 12 ग्राम। पूरा 12 ग्राम का मास कहीं यहां पर सेंटर ऑफ मास पे कितना है? ये 12 ग्राम। तो अब इन दोनों के बीच में क्या करेंगे हम? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालेंगे। अभी बहुत सारे पॉइंट ऑफ मासेस है, सबके मासेस का एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करा दिया, कहां पर? सेंटर पे, 12 ग्राम। और ये 12 ग्राम का मास, और इसका कुछ होगा लेट से 1 ग्राम होगा। तो इनके बीच में क्या करेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? F इज इक्वल टू कैपिटल G, इसका मास है m1, इसका मास है कैपिटल M, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? r², और हम निकालेंगे ऐसा फोर्स। समझ में आ रही है? तो ये वाली बात है। एक काम करते हैं, मल्टीपल मासेस यानी कि बहुत सारे मासेस का फोर्स के लिए एक एग्जांपल लेके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ताकि आपको समझा सकूं, और वो भी वेक्टर फॉर्म में देखना है हमें, ठीक है? तो देखो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हैं। लेट्स से एक क्वेश्चन ले लेता हूं, 3 particles of 3 particles A, B and C of each having A, B, C, each having mass m are placed along the straight line, along the straight line with AB is equal to BC is equal to L, and fourth particle D is kept on the perpendicular bisector of AC at a distance L from point B। ठीक है, यहां पर क्या किया है कि देखो 4 पार्टिकल्स है और उनको अलग अलग जगह पे रखा है। कैसे रखा है समझते हैं। सबसे पहले एक बात समझो, मान के चलो कि यहाँ पर कोई एक पार्टिकल है, ये क्वेश्चन रहने दो, पहले यहाँ देख लेते हैं। एक पार्टिकल है, उसका मास कितना है? m1 है समझो। अब यहाँ पर कोई पार्टिकल होगा, उसका मास m2 है। यहाँ कोई पार्टिकल है, उसका मास m3 है। यहाँ कोई पार्टिकल है, उसका मास m4 है। अब मैं चाहता हूं कि इस पे नेट अट्रैक्शन फोर्स कितना हुआ निकालो। तो इस पे है ना ये वाला फोर्स एक्सर्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा ऐसे ऐसे, यानी कि फोर्स ऑन 1/2, 2 वाले ने 1 पे एक्सर्ट किया इस तरफ। फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1
बाई 4 इस तरफ होगा। देखो यहां पर एक्सर्टेड मतलब क्या, अट्रैक्शन, हाँ क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसने इस पे अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्ट किया इस तरफ, यानी कि F14 वेक्टर। इसने इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट किया इस तरफ, यानी कि F13 वेक्टर ऑन 1/3। हो गया। ऐसे सब लोगों ने इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट कर रहे हैं, और ये लोग भी आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करते हैं। ये लोग भी आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करेंगे, ये लोग भी आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करते हैं। ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर हमें किसी एक पॉइंट पे पूछा है तो हम सिर्फ एक का ही निकालेंगे। समझ में आ गया? तो अभी हमें क्या पूछा है जरा देखते हैं। देखो हमारे पास है ना कितने 3 पार्टिकल्स है, पहले ए बी सी, और बोला है कि ईच हैविंग मास m आर प्लेस्ड अलोंग द स्ट्रेट लाइन विथ ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू एल। मतलब यहां पर हम क्या करेंगे, देखो यहां हम ले लेते एक स्ट्रेट लाइन, और इधर है ए, और यहां है बी, और यहां है सी। ठीक है, क्लियर हो गया? अब क्या बोल रहे हैं यहां पर, देखो ए बी के बीच में लेंथ होगा एल, और बी सी के बीच में लेंथ होगा एल। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, जो फोर्थ वाला पार्टिकल है, कौन सा पार्टिकल है, फोर्थ वाला पार्टिकल डी इज केप्ट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एसी, यानी कि एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये आएगा ऐसे, और इस लाइन पे उसको रखा है। कितने डिस्टेंस के दूर पे, एट अ डिस्टेंस एल फ्रॉम पॉइंट बी से एल डिस्टेंस के दूर पे, यानी कि इधर। और ये कौन है, डी वाला है। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि कैलकुलेट, बोला नहीं है, लिखता हूं अभी यहां पर, कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन पार्टिकल डी पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स कितना आएगा वो निकालने के लिए बोल रहे हैं। अब जरा देखो ए वाले का मास कितना है, यहां पर इसका है ईच हैविंग कितना मास m है, तो इसका मास m है, इसका मास m है, और इसका मास भी m है। डी का मास भी कितना m ही है। ठीक है, अब देखो ये वाले ने इस पे अट्रैक्शन करेगा, मतलब अपनी तरफ करेगा, तो अट्रैक्शन फोर्स कुछ अपनी तरफ ऐसा होगा, और इसे हम क्या बोलेंगे, फोर्स एक्सर्टेड ऑन डी बाय ए, यानी कि एफ डी ए वेक्टर है। इसका मतलब इधर कौन सा वेक्टर है, ये एफ डी ए वेक्टर इस तरफ आ रहा है, और ये भी इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, किस तरफ, अपनी तरफ। तो यहां पर फोर्स एक्सर्ट कुछ इस तरफ कर रहा है, दैट इज फोर्स एक्सर्टेड ऑन डी बाय सी, एफ डी सी वेक्टर, यानी कि इसका डायरेक्शन यहां होगा, एफ डी सी वेक्टर। क्लियर हो गई? अब जरा मुझे बताओ, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो यहां पर बनेगा 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, और ये होगा 45 डिग्री। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो यहां बनेगा 90, तो इधर हो जाएगा 45 डिग्री, और यहां हो गया 45 डिग्री। क्योंकि 90 प्लस, देखो यहाँ 90 है, 45 कितना 90, तो ये ट्रायंगल में कितना होगा, पूरा 180 होना चाहिए। इस ट्रायंगल में भी पूरा 180 होना चाहिए, तो यहाँ पर 90, 45 और 45 मिलाकर 180 हो जाएगा। हर एक ट्रायंगल में ऑल एंगल्स का जो मेजरमेंट है मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए, वो आपको पता है। ठीक है, अब हम क्या करें, वैल्यू निकालते हैं। मैं ये बोलूंगा कि देखो अभी बी पॉइंट पे है ना, इसका मास भी कितना है, यहाँ पर m है, ये इसको फोर्स एक्सर्ट करेगा। ये जब इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा तो कहां पर एक्सर्ट करेगा, नीचे के तरफ एक्सर्ट करेगा, यानी कि एफ डी बी वेक्टर ऑन डी बाई बी, इस तरफ नीचे की तरफ। सबकी वैल्यू निकाल के रख लेते हैं। पहले एफ डी ए का निकालते हैं, तो एफ डी ए इज इक्वल टू क्या रहेगा, कैपिटल जी, दोनों के मासेस लेंगे, m इंटू एम कितना हो जाएगा, m स्क्वायर, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, पहले इसका निकाल लेते। देखो यहां पर क्या होगा, ए डी चाहिए समझो, तो ए डी इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर।
ए बी है एल, और ये जो है ना ये लेंथ कितना है एल, तो ये एल स्क्वायर मतलब ये 2l स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर। ए डी कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एल, है ना, इसका स्क्वायर उठ जाएगा। ए डी जितना रहेगा, ए डी जितना है उतना ये आने वाला है, तो यहाँ पर ए डी इज इक्वल टू क्या, ये डी सी, डी सी दोनों कितना रहेगा अंडर रूट ऑफ 2l रहेगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस आ रहा है ये अंडर रूट ऑफ 2l है, और ये वाला डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ 2l है। हमारा रूल क्या बताता है, दोनों का मासेस ले लो और उनके बीच में कितना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करो। तो यहाँ पर हम अंडर रूट ऑफ 2l का क्या करेंगे स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा यहाँ पर, ये बन जाएगा, इधर नीचे लिखता हूं, एफ डी ए इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर बन जाएगा। ये स्क्वायर करेंगे तो रूट रूट उड़ जाएगा, तो 2l स्क्वायर आएगा। सेम इसका भी वही आने वाला है, तो यहां पर देखो दूसरा क्या बनेगा, एफ कौन सा है, एफ डी सी, एफ डी सी इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर अपॉन सेम कितना रहेगा 2l स्क्वायर। ये आ गया, ये और ये बन गया ये वाला। अब देखो इसका कितना रहेगा, इसका तो सिंपल है, एफ डी बी, एफ डी बी इज इक्वल टू कितना रहेगा यहाँ पर, ये है जी एम स्क्वायर, इसका मास m इंटू एम स्क्वायर, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना l, तो l स्क्वायर। अब जरा बताओ ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है, ये वाला फोर्स अलोंग कहाँ पर एक्ट हो रहा है, डीए में, तो हम ऐसे बताएं, ऐसे बता सकते हैं ना, यहाँ पर एफ डी ए इज इक्वल टू कहाँ पर एक्ट हो रहा है, ये अलोंग डी ए के डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। ये वाला कहाँ पर, अलोंग डी सी में, तो अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे, अलोंग डी सी में काम कर रहा है। और ये वाला क्या है यहाँ पर, अलोंग, अलोंग कहाँ पर, अलोंग देखो डी बी, तो डी बी में। चलो अभी वेक्टर नहीं दिखाएंगे तो भी डायरेक्शन पता करके रख सकते, चलो रख लेता हूँ, कंफ्यूजन नहीं करना है, रहने देते, चल तो ऐसे रखते। तो यहाँ तक समझ में आ गया, लेकिन हमें क्या निकालना है, यहाँ पर नेट फोर्स कितना आया वो निकालना है। तो नेट फोर्स जो भी आएगा ऐड करना पड़ेगा, इसका 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 ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अभी आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। डायरेक्ट ऐड क्यों नहीं कर सकते, सुनो, जब भी कोई वेक्टर ऐसा काम करता है तो उसे दो कंपोनेंट में डिवाइड किया जाता है। मान के चलो कि ये आर वेक्टर है, तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। आप यहां पर खड़े हो, देखो ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे वर्टिकल हो गया, तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। अब वर्टिकल वाला हमेशा साइन होता है, हॉरिजॉन्टल वाला हमेशा कॉस होता है। अगर ये थीटा है तो देखो यहां पर क्या बनेगा, एंगल थीटा बनेगा। इधर अगर एंगल थीटा बनेगा तो यहां पर थीटा, यहां पर थीटा। ये दोनों भी किसका कंपोनेंट है, आर का कंपोनेंट है, तो आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा, बराबर कि नहीं। कोई अगर ऐसे काम करता है तो उसको भी यहां पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अगर ये पी वेक्टर है, समझा, तो देखो ये हॉरिजॉन्टल है तो ये कॉस होगा और ये क्या होगा, साइन होगा। अब अगर इधर एंगल थीटा बन रहा है तो यहाँ कॉस थीटा, इधर साइन थीटा। ये दोनों किसका कंपोनेंट है, पी का है, तो पी कॉस थीटा, पी साइन थीटा, ऐसे होना चाहिए। तो अभी हमें क्या करना है कि इसके ऊपर दो तरह कंपोनेंट काम करेगा, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। तो डायरेक्शन के लिए हमेशा कौन सा वेक्टर आता है, यूनिट वेक्टर आता है, यूनिट वेक्टर। और हमने क्या देखा था कि अलोंग दी एक्स एक्सिस के तरफ रहेगा तो उधर आई कैप आता है, अलोंग दी वाई एक्सिस में रहेगा तो जे कैप आएगा। अगर नीचे के तरफ जाएगा, ऐसे नीचे के तरफ जाएगा तो माइनस जे कैप, ऐसे लेफ्ट में जाएगा तो माइनस आई कैप। ये डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पे जो फोर्स एक्ट होगा, दो तरह का फोर्स होगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ठीक है। तो अगर ऐसे ऊपर जाएगा वर्टिकल तो जे कैप से बताएंगे, नीचे जाएगा तो माइनस जे कैप से बताएंगे, राइट में जाएगा तो आई कैप से बताएंगे, लेफ्ट में जाएगा तो माइनस आई कैप से बताएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहां हो गया ये फोर्स, अभी देखो इधर काम कर रहा है एफ डी ए वेक्टर,
तो ये ऐसे काम कर रहा है तो इसको दो में डिवाइड करना पड़ेगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये कौन है? एफ डी ए। तो ये क्या हो जाता? एफ डी ए वेक्टर। तो यहां पर क्या आता है? इधर एफ डी ए साइन थीटा। इधर ये क्या आता है यहां पर? एफ डी ए कॉस थीटा। तो एक होता है यहां पर एफ डी ए कॉस थीटा आता, और यहां पर क्या आता? एफ डी ए, नीचे की तरफ क्या आता है? ये एफ डी ए साइन थीटा आता। अब यहां पर देखो, अभी कोई अगर लाइन है यहां पर ऐसे है, इधर पूरा एंगल मिला के 90 होता है, तो यहां पर 45 है, मतलब इधर एंगल कितना बनेगा? 45 डिग्री। तो ये इधर क्या बनेगा? देखो इधर अगर 45 डिग्री बन जाएगा तो यहां पर क्या लिखोगे? cos 45 डिग्री, और यहां पर sin 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा एफ डी ए साइन 45 डिग्री, और इधर क्या बनेगा यहां पर? cos 45 डिग्री। इसका देखो इधर कौन काम कर रहा है? ये डीसी वेक्टर, तो एफ डीसी वेक्टर। तो यहां पर आता एफ डीसी, और ये cos थीटा रहता। यहां पर कौन होता है? एफ डीसी। इधर एंगल कितना बनेगा? ये हॉरिजॉन्टल, और ये क्या है? वर्टिकल। तो ये बनेगा एफ डी सी कॉस थीटा, और यहां पर एफ डी सी साइन थीटा। पर इधर एंगल कितना बनेगा? 45 डिग्री। तो यहां कॉस 45 डिग्री, और इधर साइन 45 डिग्री बन गया। इसका तो सीधा नीचे काम कर रहा है। एक बात याद रखो, कोई वेक्टर सीधा ऐसे काम करे, ऐसे काम करे, तो उसे कंपोनेंट में डिवाइड नहीं करते। अगर कोई ऐसा जा रहा है तो दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, कोई ऐसे जा रहा है तो दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। ये क्या हो रहा है? सीधा जा रहा है, तो इसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा। ठीक है, अब याद रखो एफ डी सी का मतलब ये वाला वैल्यू हो जाएगा, और ये अभी हटा देता हूं, डायरेक्शन हटा दिया मैंने। एफ डी ए देखो ये वाला आंसर, और एफ डी बी ये वाला आंसर। अब इसको डायरेक्शन हटा देते हैं। तो अभी मुझे बताओ यहां पर नेट फोर्स निकालना है, हॉरिजॉन्टल वाला क्या? तो मैं निकालता हूं, देखो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन डी। तो क्या करेंगे यहां पर? देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स निकाल रहा हूं, कौन सा? हॉरिजॉन्टल, इसके ऊपर, डी के ऊपर। तो कौन से होंगे? एक ये वाला, इसका, ये वाला, इसका, ये वाला, और इसका तो है नहीं, इसका हॉरिजॉन्टल में नहीं है ना। हॉरिजॉन्टल मतलब कैसे होना चाहिए? ऐसे आड़ा होना चाहिए। तो इसका हॉरिजॉन्टल ये है, और इस वाले का हॉरिजॉन्टल ये है। इस वाले का तो हॉरिजॉन्टल बना ही नहीं है, इसका सिर्फ वर्टिकल ही है। तो यहां पर कौन सा होगा? ये और ये होगा, यानी कि एफ डी ए कॉस 45 डिग्री प्लस एफ डी ए, सॉरी ये इधर है ना, जरा देखो इस तरफ जा रहा है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे पता है क्या? इधर जो हो रहा है ना, ये इस तरफ जा रहा है, एफ डी ए कॉस 45 डिग्री इस तरफ जा रहा है, तो कौन से डायरेक्शन में? ये माइनस आई कैप के डायरेक्शन में। और ये देखो ये इस तरफ जा रहा है, तो ये कौन से डायरेक्शन में? ये प्लस आई कैप के डायरेक्शन में, क्योंकि इधर जाएगा तो प्लस आई कैप, इधर जाएगा तो माइनस आई कैप, ये वाला हो गया। और इसका तो हॉरिजॉन्टल है नहीं, तो यहां पर क्या लिखोगे? एफ डी ए माइनस आई कैप प्लस, इसका तो कुछ है नहीं। हम कैसे लिखते पता है कि यहां पर हम इसको ऐसा लिखते हैं, एफ डी ए वेक्टर प्लस एफ डी बी वेक्टर प्लस एफ डी सी वेक्टर, हम ये लिखते हैं ऐसे। लेकिन इसका हॉरिजॉन्टल है, क्या है यहां पर? एफ डी ए कॉस 45 डिग्री, कहां पर है? माइनस आई कैप, इस तरफ जा रहा है। और ये वाला देखो, इसका तो है नहीं, और इसका मतलब ये वाले का तो था नहीं, अब इसका है ना ये वाले का। तो क्या लिखोगे यहां पर? इधर लिखेंगे एफ डी सी कॉस 45 डिग्री माइनस प्लस आई कैप बराबर।
अब जरा देखो एफ डी ए का आंसर कितना आ रहा था, ये आ रहा था। और cos 45 का आंसर मैं पहले लिख देता हूँ, cos 45 डिग्री का आंसर होता है 1/√2 होता है कि नहीं। तो देखो इसका आंसर कितना है, gm²/2l² और 1/√2, और ये क्या है, माइनस आई कैप है, प्लस यहाँ पर देखो ये कितना है, इसका एफ डी सी कितना आ रहा है, एफ डी सी आ रहा है gm²/2l², और ये cos 45 मतलब 1/√2, और ये क्या है, आई कैप है। तो देखो इसे हम कैसे लिखेंगे, इधर माइनस कैपिटल जी m² अपॉन यहाँ पर 2√2l², आई कैप आ गया, इधर प्लस gm² और 2√2l², और ये क्या आ रहा है, यहाँ पर आई कैप आ रहा है। माइनस आई कैप प्लस आई कैप दोनों का आंसर सेम है, रिजल्ट 0 आ रहा है। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पर बनेगा नहीं, और आपको देखने से समझ में आ जाएगा जितना इधर काम कर रहा है उतना इधर काम कर रहा है, तो रिजल्ट क्या रहेगा, 0। यानी कि इसके अंदर नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 है, H फॉर हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन डी पॉइंट इज 0। अब हम देखते हैं वर्टिकल वाला, तो क्या करेंगे, नेट वर्टिकल फोर्स, कौन सा फोर्स, वर्टिकल फोर्स ऑन डी, कितना आएगा चेक करते, रुको इसको हटा ले। देखो यहां पर एफ वर्टिकल ना, क्या एफ वर्टिकल ऑन डी, अब कितना रहेगा, वर्टिकल में कौन आ रहा है, ये आ रहा है, कौन सा, एफ डी सी साइन 45, तो इसका वर्टिकल फोर्स कितना है, एफ डी सी साइन 45, इसका कितना आ रहा है, माफ करना डी सी बोल दिया, डी ए, इसका कितना आ रहा है वर्टिकल, एफ डी ए साइन 45, तो यहां लिखेंगे हम एफ डी ए साइन 45 प्लस इसका कितना आ रहा है, एफ डी बी सीधा डायरेक्ट जा रहा है, इसका कुछ नहीं है, डायरेक्ट जो पहला था वही आएगा, एफ डी बी बस, तो ये हो गया एफ डी बी। एफ डी सी, डी सी वाले का वर्टिकल कौन सा है, एफ डी सी साइन 45 है, डी सी वाले का मैं यहाँ पर रफ कर दिया है, डी सी वाला ये है ना, इसका वर्टिकल कौन सा है, ये है एफ डी सी साइन 45, तो यहाँ पर एफ डी सी साइन 45। अब डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, सुनो, देखो ये जो है ना, ये नीचे काम कर रहा है, ऐसे ये नीचे काम कर रहा है, मतलब ये कौन सा रहेगा, माइनस जे कैप, नीचे आ रहा है ऐसे, तो ये होगा माइनस जे कैप इसका आंसर, और इसका भी देखो ये क्या है, माइनस जे कैप, दोनों भी नीचे आ रहा है, तो इसका होगा माइनस जे कैप, और यहां पर होगा माइनस जे कैप। और देखो डीबी, ये डीबी कहां पर काम कर रहा है, नीचे काम कर रहा है, मतलब इसका क्या है यहाँ पर, माइनस जे कैप, सबका यहाँ पर माइनस ही आ रहा है। अब यहाँ पर देखो एफ डी ए कितना था, gm²/2l², साइन 45 का वैल्यू भी 1/√2 होता है, और ये क्या है, माइनस जे कैप, ठीक है, प्लस इसका देखो यहाँ पर एफ डी बी कितना आ रहा है, ये आ रहा है gm²/ ओनली l², हाँ क्या, सिर्फ l² है, और ये क्या है, माइनस जे कैप है, प्लस आपको लास्ट में दिख रहा है क्या, कॉर्नर में बोर्ड पूरा दिख रहा है, बोर्ड पूरा इधर थोड़ा सर्कल लेते हैं, ओके, डीसी, एफ डी सी कितना है अपने पास, gm²/2l², और यहाँ पर साइन 45 का 1/√2, और ये क्या रहेगा, माइनस जे कैप। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखो ये माइनस मल्टीप्लाई किया, माइनस जे बोल रहा हूँ, gm²/2√2l², यहाँ जे कैप, और देखो ये माइनस इंटू प्लस माइनस, तो माइनस यहाँ रख रहा हूँ, gm²/2√2l², ठीक है, ये लिख लिया, और उसके बाद ये प्लस इंटू माइनस माइनस, gm²/l², देखो कुछ नहीं, मतलब यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये दोनों क्या हो रहा है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है,
2 अंडर रूट ऑफ 2 एल स्क्वायर माइनस जी एम स्क्वायर माइनस 2 जी एम स्क्वायर, और ये दोनों भी जे कैप ही हैं क्या, तो यहाँ पर क्या रहेगा जे कैप, और ये माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, माफ करना इसका देखो ये जे कैप है, मैं लिखना भूल गया तो लिख दे रहा हूं। अभी दोनों 2 2 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर क्या रहेगा जी एम स्क्वायर, यहाँ जे कैप है, बार बार भूल जा रहा हूँ, जी एम स्क्वायर क्या है यहाँ पर, और ये एल स्क्वायर इधर एल स्क्वायर है, तो एक काम करता हूँ जी एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा देखो, माइनस लेता हूँ कि इसमें भी माइनस है, तो मैंने बाहर माइनस ले लिया। एक काम करते स्टेप बढ़ा लेते, रुको कंफ्यूजन नहीं करना है। क्या आ रहा है, माइनस जी एम स्क्वायर जे कैप अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 2 एल स्क्वायर, और इधर क्या आ रहा है जी एम स्क्वायर जे कैप अपॉन एल स्क्वायर। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं, इधर दिखा देते, पानी लग जाता है देखो, यहाँ पर क्या ये एफ वर्टिकल है, तो कितना आ रहा है देखो, माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन, ये 2 2 कैंसिल हो गया है क्या, तो 2 नहीं है, रूट 2, तो यहाँ पर देखो जी एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, जी एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, जी एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पर, इधर बच रहा है, ये माइनस भी बाहर ले लेते, माइनस बाहर ले लिया, तो इधर बचेगा 1 अपॉन रूट 2, और ये माइनस बाहर चला गया तो प्लस 1, और यहाँ पर क्या बचा है जे कैप। चेक करो, इस दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस, और उसके बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसमें भी जे कैप है साइड में कर लिया। अब इसको फाइनल लिखता हूँ, देखो एफ वेक्टर इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1, ये माइनस को यहाँ भेजूंगा तो माइनस जी कैप। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, इस पे जो वर्टिकल फोर्स आ रहा है ना यहाँ पर, ये और ये सब मिला के नीचे एक्ट हो रहा है, माइनस जे कैप, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड में माइनस जे कैप होता है, यानी कि नेट फोर्स जो इस पे एग्जर्ट हो रहा है वो डाउनवर्ड की तरफ हो रहा है, क्योंकि माइनस जे कैप है। माइनस जे कैप कब होता है, जब वर्टिकली डाउनवर्ड की तरफ होगा, यानी कि वाई एक्सिस के नीचे, नेगेटिव वाई एक्सिस में, तो ऐसे फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, और ये वाला फोर्स हो गया। समझा क्या, यानी कि नेट वर्टिकल फोर्स एक्ट ऑन पॉइंट डी इन दी नेगेटिव वाई एक्सिस। अगर आप ऐसा निकालोगे तो ये एक्स एक्सिस 0 है, इधर रहेगा तो आई कैप, इधर रहेगा तो माइनस आई कैप, ऊपर जाएगा तो प्लस जे कैप, नीचे गया तो माइनस जे कैप, नीचे जा रहा है माइनस जे कैप है, मतलब इस पे जो टोटल फोर्स आएगा इन सभी चार्जेस का वो कितना होगा, इतना होगा, और कौन से डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ये बता रहा है। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।